हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो दोनों ही किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इन दोनों ही किताबों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जो इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे उनको यहाँ पर अपन बड़े ही आसान भाषा के अंदर बड़े ही शानदार तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सेकेंड बुक का जो 5th चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम, यानी जो किस प्रकार से एक अदृश्य व्यक्ति दृश्य व्यक्ति बन जाता है। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब अदृश्य और विजिबल का मतलब क्या था, दृश्य, यानी अदृश्य व्यक्ति एक दृश्य व्यक्ति किस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसका आंसर होगा ही फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। ही फिटेड हिमसेल्फ, यानी उसने वो पहन लिए थे। फिटेड का मतलब वैसे वैसे वियर का मतलब पहनना, लेकिन यहाँ पर क्या फिट करना, यानी अपने आप में फिट कर लेना, उन कपड़ों के अंदर पहन लेना। उसने अपने आप में वो कपड़े पहन लिए थे, उसने वो कपड़े पहन लिए थे विद वार्म क्लोथ्स, यानी अपने आप को उसने गर्म कपड़ों के अंदर फिट कर लिया था, उसने वो गर्म कपड़े पहन लिए थे। सोन, और उसके साथ ही जल्दी विद शूज, उसने क्या पहन लिए थे, शूज पहन लिए थे। एंड ओवरकोट, और उसके ऊपर क्या पहन लिया था, एक ओवरकोट पहन लिया था। एंड वाइड ब्रिम हेड, और उसने एक चौड़ी सी गोलाकार जो हेड जो टोपी है वो टोपी क्या पहन ली थी, वो टोपी पहन ली थी। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, इस प्रकार से वो पूरा ही एक क्या बन गया था, एक पूरा का पूरा एक ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, एक पूरी ड्रेस पहने हुआ एक आदमी वो बन गया था। उस समय वह एक दृश्य व्यक्ति बन गया था। ठीक है, फिर या फिर ये हो सकता है कि वेन द इनविजिबल मैन वोर शूज, जब एक उस अदृश्य व्यक्ति ने पहन लिए थे, क्या पहन लिए थे, शूज, जूते, ओवरकोट, एक कोट पहन लिया था, एंड वाइड ब्रिम हेड, और एक चौड़ी सी जो गोलाकार टोपी होती है वो टोपी पहन ली थी। इन ए बिग लंदन स्टोर, कहाँ पर पहन लेते, उस लंदन स्टोर के अंदर पहन लेते। एंड ही बिकेम ए विजिबल पर्सन, तब वो क्या बन गया था, एक दृश्य व्यक्ति बन गया था। यानी पहले वो एकदम अदृश्य था, जब उसने कपड़े पहन लिए थे और टोपी पहन ली थी, कोट पहन लिया था, तो वो एकदम क्या बन गया, दृश्य व्यक्ति बन गया था। ठीक है, ये हो सकता है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। मिसिज हॉल थी, उसने ये क्यों पाया था कि जो ये वैज्ञानिक है एक सन की टाइप का है, पागल टाइप का है, ऐसा क्यों सोचा था। देखो, यहाँ दे रखा पहले सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज असेंट्रिक साइंटिस्ट, उसने पहले आपको इस बात से संतुष्ट कराया कि उसका जो गेस्ट है, उसका जो मेहमान है, वो क्या है, एक पागल टाइप का, सन के टाइप का, असेंट्रिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इसी तथ्य के आधार पर, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उस जो गेस्ट आया हुआ था, मेहमान आया था, उसने उसको अतिरिक्त के अंदर क्या कर दिया था, किराया भी दे दिया था, पेड कर दिया था किराया, एडवांस के अंदर, अतिरिक्त के अंदर एक्स्ट्रा दे दिया था। ठीक है, और आगे दे रखा द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर इन एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, और वहाँ पर जो क्या कि एक तो सर्दियों के समय वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मेहमान उनके वहाँ जाता नहीं था, तो उस मामले के अंदर ये एक असाधारण घटना बन गई थी। अनयूजुअल इवेंट, असाधारण घटना कब, जब वहाँ पर वो अजनबी व्यक्ति वहाँ पर उस जगह पर पहुँच गया था रहने के लिए, तब वो एक असामान्य घटना बन गई थी, तब भी उसको लगा था कि ये सन की हो सकता है। एंड ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, और उसके बाद ग्रिफिन को उस मिसिज हॉल के साथ बात करने के अंदर किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको ये भी बता दिया था कि आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और उस वैज्ञानिक ने उस मिसिज हॉल को ये भी बता दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई मुझे बाधा डाले, इसलिए उस मिसिज हॉल को लगा था कि ये व्यक्ति क्या हो सकता है, सन की हो सकता है। ठीक है, या फिर यह हो सकता है मिसिज हॉल फाइंड्स साइंटिस्ट असेंट्रिक है, मिसिज हॉल को वो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक है थोड़ा सन के टाइप का लगा था, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट, उसके अजीब प्रकार की आदतों के कारण। ही मेक्स एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट, और उस मिसिज हॉल ने प्रत्येक प्रकार से उस वैज्ञानिक के साथ मित्रवत होने का प्रयास किया था। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, परंतु वो अपने कार्य के अंदर किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहता था। ही हैज़ एन इरिटेबल टेम्पर, और वो थोड़ा किस स्वभाव का है,
चिड़चिड़ा स्वभाव का भी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता था। इरिटेबल का मतलब होता चिड़चिड़ा, टेम्पर का मतलब होता क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और फिर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन हालांकि एक किस प्रकार का व्यक्ति है, कानून न मानने वाला, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। कमेंट करके बताना, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। किस प्रकार से बता सकता है कि वो कानून न मानने वाला व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड। जो कि ग्रिफिन था वह अपने मकान मालिक के घर के अंदर उसने क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। क्या लगा दी, आग लगा दी थी। ही स्टोल वार्म क्लॉथ्स, शूज एंड ए हेट फ्रॉम ए बिग लंदन स्टोर। फिर आग तो लगा दी थी, उसके साथ उसने क्या कर दिया, जब वो लंदन स्टोर के अंदर गया था तो वहां पर उसने क्या चुरा लिए थे, जो गर्म कपड़े थे वो गर्म कपड़े उसने चुरा लिए थे। एंड शूज जूते चुरा ली थे, एंड हेड टोपी चुरा ली थी, वो भी कहाँ से, लंदन स्टोर से। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि वो एक कानून न मानने वाला, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। एंड ही स्टॉल बैंडेज, डार्क ग्लासेस एंड फॉल्स नोज एंड बिग बुजी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड फ्रॉम ए शॉप इन ड्यूरेलैंड। और जब वो उस नाटक मंडली के अंदर गया था तो नाटक मंडली के अंदर वहाँ पर उसने क्या चुरा लिया था, उसने चुरा लिया था बैंडेज, पट्टियाँ चुरा ली थी अपने चेहरे पर लपेटने के लिए। डार्क ग्लासेस, जो कि काले रंग का एक चश्मा था, वो चुरा लिया था। फॉल्स नोज, नकली नोक, नकली जो नाक होती वो उसने चुरा ली थी। बिग विजी विथ साइड विस्कर्स, और उसने वहाँ पर जो नकली दाढ़ी और मूछें थी वो भी उसने चुरा ली थी। एंड लार्ज हेड, और एक बड़ी सी टोपी थी उसने वो भी चुरा ली थी। कहाँ से, उस नाटक मंडी से। एंड ही अटैक द शॉपकीपर, और उसने उस शॉपकीपर जो उस दुकानदार था, उस दुकानदार के ऊपर भी उसने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उसने उस दुकानदार से सारे पैसे भी क्या कर लेते, चुरा लेते, रॉब कर लिया, यानी रॉब का मतलब होता है लूट लेना। ठीक है, अब आगे हैं, ही आल्सो स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स, और उसके साथ उसने जो क्लर्गी मैन था उस क्लर्गी मैन के घर से भी उसने क्या कर लेते, हाउस कीपिंग मनी, यानी जो घर के बचा जो घर की जो राशन खर्चे के लिए चार बचाए हुए पैसे थे वो भी उसने क्या कर लेते, चुरा लेते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट था वो एक कानून ना मानने वाला, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। ठीक है, कानून के बंधन से वो मुक्त था। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन कि हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। आप ये कैसे मान सकते हैं कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, यानी उसने बार बार क्या किए थे, प्रयोग किए थे। टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल, कि मानव का शरीर भी, मानव का जो बॉडी है उसको क्या बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। इसके लिए उसने बार बार प्रयोग किए थे उस दवाई की खोज करने के लिए। एंड फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेड ड्रग्स, और अंततः उसने क्या कर लिया था, वो जो रेड ड्रग्स है, जो उसने जो ड्रग्स बनाया था, जो उसने जो दवाई बनाई थी उस दवाई को उसने क्या कर लिया था, स्वेलोड, स्वेलोड का मतलब था निगल लेना, उसने वो खा ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास, और इस जैसे उसने वो गोली खाई थी तो उसका शरीर क्या बन गया था, एज ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया था, पारदर्शी हो गया था। एज द सीट ऑफ ग्लास, जितनी कि एक कांच का कांच होता है, कांच की बोतल होती है, जितनी वो पारदर्शी होती है, कांच जितना पारदर्शी होता है उतना ही उसका बॉडी भी क्या हो गया था, पारदर्शी हो गया था। तो इट आल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसकी बॉडी है, जितनी ग्लास ठोस होती है उस उतनी ही उसकी बॉडी भी ठोस थी, लेकिन वो क्या था, एकदम पारदर्शी था, आर पार देखा जा सकता था। लेकिन जैसे उसको टच करेगा, जैसे उसको हाथ लगेगा तो वहां पर अपने को कुछ सॉलिड है वो महसूस होगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है, या फिर नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर, नीचे वाले इसका आंसर लिखा, देयर इज नो डाउट दैट ग्रिफिन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। इसके अंदर कोई संदेह नहीं है कि ग्रिफिन एक वो एक महान वैज्ञानिक था। ही हैड मेड ए ड्रग विद द हेल्प ऑफ विच एनीवन कुड बिकेम इनविजिबल, और उस प्रकार से उसने एक ऐसा ड्रग को बनाया था, ऐसे ड्रग की दवाई की बनाई थी जिस प्रकार से उसका शरीर क्या हो गया था, अदृश्य हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा कम, ज़्यादा कोई अच्छा नहीं होगा, इससे ज़्यादा ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे अगला चैप्टर दे रखा द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी जो सेकंड किताब का जो छठा चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है,
यहाँ पर दे रखा पहला, हाउ डिड ए बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, जो कि रिचर्ड एब्राइट के अंदर वो पुस्तक है, किस प्रकार से उसके जीवन के अंदर वो मोड़ ला कर मोड़, हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट, यानी उसके जीवन के अंदर वो किस प्रकार से वो उसको टर्निंग पॉइंट कर दिया, उसने उसको एक नया मोड़ दे दिया उसके जीवन को, कौन सी, वो पुस्तक ने। इसका आंसर देखो, यहाँ से लिखा है कि माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसने कहा कि जो मेरी माँ है, माई मदर गोट मी, उसकी माँ ने उसको ला करके दी थी अ चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चों की पुस्तक, और जिसका नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये पुस्तक उसकी माँ ने उसको ला करके दी थी। ये नाम ध्यान रखना किताब का, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर। और फिर दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज मिग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, ये जो पुस्तक उसकी माँ ने लाकर दी थी, ये पुस्तक उनको बताती थी किस प्रकार के जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ क्या हो गई थी, मिग्रेटेड हो गई थी। मिग्रेट का मतलब होता है प्रवासित होना, दूसरे देश के अंदर चले जाना। एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द यंग इगर यंग कलेक्टर, और किस प्रकार से ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस, और किस प्रकार से एक विज्ञान की दुनिया को उसके सामने खोल के रख दिया था। तो एक उत्सुक जवान युवा, जो कि एक बटरफ्लाई इकट्ठे करने वाले उस साइंटिस्ट के सामने, उस वैज्ञानिक के सामने, एब्राइट के सामने। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ है उसकी किस प्रकार से मदद करती थी। देखिए, ही आल्सो हैड अ मदर वो एनकरेज हर हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी एक सहयोगी थी, उसकी माँ थी। कौन थी, उसकी माँ थी, उसके हमेशा सहयोग करती थी। एनकरेज करती थी, उसको उत्साह बढ़ाती थी। इंटरेस्ट इन लर्निंग, और कोई चीज़ों को सीखने के लिए उसकी माँ है उसकी रुचि जागृत करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और उसकी माँ है कई बार उसको कहाँ लेके जाती थी, ट्रिप पर लेके जाती थी, यात्राओं पर लेकर जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, और उसको क्या लेकर देती थी, टेलीस्कोप भी लाकर दिया था उसकी माँ ने उसको। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसकी माँ ने उसको टेलीस्कोप भी ला के दिया था। टेलीस्कोप होते हैं जो दूरदृष्टि होते हैं। एंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी होते हैं। कैमराज, कैमरा भी ला के दिए थे। और माउंटिंग मटेरियल्स, और पर्वत पर चढ़ने के लिए, जो बड़े बड़े चट्टानों पर चढ़ने के लिए वहाँ पर किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी उसकी माँ ने उसको ला कर देती थी हमेशा। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, कई प्रकार से उसकी माँ क्या करती थी, उसकी सहायता करती थी, इन सारी चीज़ों को ला करके देती थी, ताकि उसका बच्चा नई नई चीज़ें सीख सके, नई नई चीज़ों के अंदर अपनी रुचि जागृत कर सके, जाके जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा रुचि जागृत होगी उस फील्ड के अंदर उसका बच्चा क्या हो सके, अच्छा होशियार बन सके। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, उसके बाद उसने कौन सा प्रोजेक्ट है अपने अंडर में ले लिया था, अपने ध्यान में लिया था, वो उसने कौन से प्रोजेक्ट है वो अपनाया था। देखो, द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग, अब अगले साल उसका एक वैज्ञानिक का जो विज्ञान मेला था, साइंस फेयर था, वो प्रोजेक्ट है उसकी टेस्टिंग होनी थी। द थ्योरी दैट, और उसके अंदर क्या सिद्धांत था, उस सिद्धांत था कि वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज। उसने कहा कि जो उसके अब जो सिद्धांत उसने साइंस मेले के अंदर जो सिद्धांत रखा था, क्या लगा कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज है, जो वाइसराय तितली है, वो मोनार्क तितलियों को क्या करती है, नकल करती हैं। एंड द थ्योरी वाज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क, और वो सिद्धांत ये भी था कि जो वाइसराय तितली है वो किसके समान दिखाई देती है, मोनार्क तितली के समान दिखाई देती है। बिकॉज मोनार्क डज नॉट डोंट कॉपी गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क है डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, मोनार्क जो कि तितली थी, डोंट टेस्ट, वो किसी भी प्रकार का दूसरी चीज़ों को, जीवों को नहीं खाती थी, गुड टू बर्ड्स, उन पक्षियों को। एंड वॉइसराय को ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर डू टेस्ट गुड्स टू बर्ड्स, सो द मोर द लुक लाइक मोनार्क, और दूसरी बात यह भी थी कि जो वॉइसराय तितली थी वो मोनार्क तितली के समान भी दिखाई देती थी। एंड द लेस लाइकली दे और
दे आर ऑल टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, और वे क्या करते थे, लेस लाइकली दे आर टू बिकेम ए बर्ड्स डिनर, और जो मोनार्क तितलियाँ होती थी वो पक्षियों का भोजन भी नहीं बनती थी, यानी पक्षी उनको खाती भी नहीं थी। ठीक है। और अगला देखो, अगला दे रखा है, अगला दे रखा, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू ए मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए किस प्रकार की योग्यता होना चाहिए, किस प्रकार के गुण होना चाहिए, तब वो वैज्ञानिक बनेगा। ठीक है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर दे रखा है द इनग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये वैज्ञानिक बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, यानी अगर वैज्ञानिक बनना है किसी व्यक्ति तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए। ठीक है। एंड क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, यानी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हो गया फर्स्ट रेट माइंड हो गया, दूसरा उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और तीसरा मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, अच्छे कारण के लिए उसके अंदर जीतने की जिद होनी चाहिए। बस ये चीज़ें उसके अंदर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। ठीक है। फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन द राइट रीजन, अच्छे कार्य के लिए जीतने की इच्छा होना, तभी वो क्या बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। ठीक है। आगे दे रखा है नेकलेस वाला पार्ट दे रखा है, सातों पार्ट है सेकंड बुक का ही। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लोइजल एंड वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, यानी जो मैडम लोइजल थी वो हमेशा एक किस प्रकार की महिला थी और वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, और जो कि मैडम लोइजल थी उन सारी महिलाओं के अंदर एक वो क्या थी, सुंदर महिला थी, एक जवान और सुंदर महिला थी। एंड शी फेल्ट हर सेल्फ बॉन्ड फॉर ऑल डेलीगेसीज एंड लग्जरीज, डेलीगेसीज का मतलब होता है अच्छी खासी सुख सुविधाओं, लग्जरीज आरामदायक, और वो इस प्रकार से अपने आप को मानते थे कि उसने जन्म लिया इस दुनिया के अंदर तो सारी सुख सुविधाओं को, सारे आराम को भोगने के लिए ही वो इस दुनिया के अंदर आई हैं, ऐसा वो मानती थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और वह अपने घर की उन चार दीवारें थी, उस चार दीवारों की गरीबी, अपनी खुद की गरीबी से भी बहुत ज़्यादा क्या थी, पीड़ित थी। सफर का मतलब पीड़ित होना, पॉवर्टी का मतलब होता गरीबी से। द सेबी वॉल्स, और उस घर की दीवारें उसको बहुत ज़्यादा क्या करती थी, प्रताड़ित करती थी, भद्दी दीवारें। सेबी वॉल्स, सेबी का मतलब होता भद्दी, घटिया, बेकार। एंड द वॉन चेयर, और उस घर के जो फर्नीचर थे, टूटे फूटे फर्नीचर थे, वो भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एंड ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर हर, जब वो इन सारी चीज़ों को देखती थी तो बहुत ज़्यादा वो अपने आप में प्रताड़ित महसूस करती थी और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसलिए वो अपने आप में दुखी रहती थी। ठीक है। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, जो मैडम लोइजल थी उसके पति किस प्रकार के व्यक्ति थे। हर हस्बैंड इज ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसके पति थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर एक किसका कार्य करता था, एक बाबू का कार्य करता था। ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और उसका परिवार कैसा था, मध्यम वर्ग का परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली से था। ठीक है। ये बातें विशेष है इसके अंदर। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, जब उनका वो नेकलेस खो गया था तो वो रिप्लेस किस प्रकार से किया था, दूसरा नेकलेस दिया था या फिर क्या किया था, उसके बारे में। ठीक है। दे रिप्लेस द नेकलेस विद अ 36,000 फ्रैंक्स ओरिजिनल डायमंड नेकलेस। दे रिप्लेस, उन्होंने प्रतिस्थापित किया था, दूसरा नेकलेस उसको दिया था, द नेकलेस विद 36,000, यानी जो उन्होंने दूसरा नेकलेस उस अपनी सहेली थी मैडम फॉरेस्टर थी उसको जो नेकलेस दिया था वापस, वो 36,000 फ्रैंक्स का था, यानी 36,000 फ्रैंक्स के एक डायमंड नेकलेस से उसको रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी वो तो गुम हो गया था उसका नकली नेकलेस, तो उसके बदले में उसने 36,000 फ्रैंक्स का डायमंड का नेकलेस उसने क्या कर दिया, अपनी मैडम, अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर को दे दिया था। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, वॉट वॉज द कॉज ऑफ मटेरियलाज रूइन, मटेरियला के बर्बाद होने का कारण क्या था, हाउ कुड सी हैव अवॉइड इट, और वो इससे किस प्रकार से बच सकती थी। ठीक है। आगे लिखा है, मटेरियला विश टू
लीड अ रॉयल लग्जरी लाइफ। मटिल्डा हमेशा क्या चाहती थी? एक शानदार, एक आरामदायक, एक सुख सुविधा वाली जीवन चाहती थी। लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता सुख सुविधा, आराम वाली। बट हर फैमिली बैकग्राउंड डिड नॉट अलाउ दिस, परंतु उसका पारिवारिक जो बैकग्राउंड था, परिवार की स्थिति थी, उसको ये जीने के लिए उसको आगे अनुमति प्रदान नहीं करती थी। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हार्ड रियलिटीज ऑफ द लाइफ ऑफ हर लाइफ। वह अपने जीवन की उस कटु जो सत्य था, उस कटु सत्य को आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हार्ड रियलिटीज यानी कठिन वास्तविकता को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू शो ऑफ, इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वो अब दिखावा करेगी, अब वो अपने आप में सुंदर दिखाएगी। एंड शी कुड हैव बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग इट बाय कमिंग टू टर्म विद हर रियल सिचुएशन। शी कुड हैव बीन सक्सेसफुल, इसलिए वो क्या हो सकती थी? सफल हो सकती थी। इन अवॉइडिंग, बच करके, इट बाय कमिंग टू टर्म विद हर रियल सिचुएशन, अपनी वास्तविक स्थिति को छुपा करके उसने वो अपने नकली स्थिति को छुपाने के लिए उसने क्या किया? फिर वो दिखावा करने से बच सकती थी वो। एंड पीपल शुड आइदर ट्राई टू वर्क हार्ड टू अलो देयर ड्रीम्स टू materialize और स्टॉप ड्रीमिंग टुगेदर। एंड पीपल शुड आइदर ट्राई टू वर्क हार्ड, और लोगों को अपने कठिन कार्य करने चाहिए हमेशा, टू अलो देयर ड्रीम्स, ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। एंड मेटेरियलाइज और स्टॉप ड्रीमिंग टुगेदर, और दूसरों के जैसे सपने को रो करके। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जैसे मटिल्डा है, अपने आप को, मटिल्डा किस कारण से बर्बाद हुई थी और वो किस प्रकार से अपने आप को बचा सकती थी? अगर मटिल्डा बर्बाद किस कारण से हुई? क्योंकि वो लग्जरी जीवन जीना चाहती थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहती थी, और वो इससे बच किस प्रकार से सकती थी? अगर वो अपनी जो सहेली थी, मैडम फॉरेस्टर थी, उसको ये बता देती थी कि अगर जो कि मैंने तुम्हारा नेकलेस है वो खो दिया है, मैंने तुम्हारा नेकलेस है वो खो दिया है, कहीं गुम हो गया है। अगर वो अपनी सहेली को बता देती तो शायद इस सिचुएशन से वो क्या कर सकती थी? बच सकती थी। क्योंकि उसको फिर पता चल जाता था कि वो नेकलेस तो क्या था? नकली था, और उसको फिर से वापस उतने पैसे नहीं देने पड़ सकते थे। ठीक है? तो आप अपनी इसकी जगह थोड़ा और है चेंजेस करके आप लिख सकते हैं, जो अभी मैंने बोला है उसको उसी की लैंग्वेज के अंदर। ठीक है? और आगे ये हो सकता है, व्हाट कुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। यदि मटिल्डा ये स्वीकार कर लेती थी, अपनी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, उसके सामने ये स्वीकार कर लेती कि उसका नेकलेस खो गया, तो क्या होता? इफ शी कन्फेस हर गिल्ट, यदि वो अपना दोष स्वीकार कर लेती, सी एंड हर हस्बैंड वुड हैव नॉट सफर टू 10 लॉन्ग ईयर्स ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ मनी। यदि वह इस प्रकार की स्थिति को अगर स्वीकार कर लेती, अपनी सहेली को बता देती, तो शायद हो सकता है जो उसने 10 साल ये जो गुजारे हैं पीड़ित, बहुत ज़्यादा परेशान होकर, बहुत ज़्यादा दुख सहन करके जो 10 साल गुजारे हैं, वो उनको शायद पैसों की कमी के कारण वो उनको शायद नहीं गुजारने पड़ सकते थे, वो बच सकते थे। शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक्स इजीली, उसने शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक्स, जो कि उसको वो 5,000 फ्रैंक से वो चुकाने पड़ सकते थे। यहाँ आगे लिखा है कि शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक्स इजीली, वह अपनी सहेली को वो 500 फ्रैंक्स तो बहुत ही आसानी से वो दे सकती थी। एंड कुड हैव लीड ए केयर फ्री एंड ईजी यूजुअल लाइफ, और वो अपनी एक साधारण सी, एक ज़्यादा बिना चिंताओं वाली लाइफ आसानी से जी सकती थी, क्योंकि एक तो 36,000 फ्रैंक्स देने हैं उसको, और एक 500 फ्रैंक्स ही देने, तो 500 फ्रैंक्स देना उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था? आसान था। ठीक है? एंड लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, वो 10 ईयर्स की भांति, 10 ईयर्स 10 साल की जो खराब स्थिति है उसको जीने के बजाय वो क्या कर सकती थी? एक साधारण सी जीवन है वो जी सकती थी। सी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स बाई हरसेल्फ, वो अपने घर के खुद है सारे के सारे कार्य करके वो उन सारी चीज़ों से बच सकती थी, पैसों की कमी से बच सकती थी। She had to change her longings and had to rent some rooms in an attic because of lack money. वो पैसों की कमी के कारण है
वह किसी अटिक के अंदर है, एक साधारण सा नॉर्मल सा कमरा किराए पर लेकर के वो रह सकती थी। अपना स्थान, निवास स्थान है वो चेंज कर सकती थी। जहाँ वो पहले मान लो 4-5 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये किराए वाले मकान के अंदर रहती थी, तो उसको चेंज करके वो 2-3 हज़ार रुपये वाले मकान के अंदर आकर के अपने 500 फ्रैंक तो आसानी से चुका सकती थी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि बोली, बोली वाला चैप्टर है। बोली वाले चैप्टर के अंदर क्या लिखा, हाउ डज बोलिश टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। यानी बोली के टीचर ने उसका जीवन बदलने के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है, बोलिश टीचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। बोले कि जो टीचर थी उन्होंने उसको जीवन परिवर्तित करने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सी इज़ द फर्स्ट पर्सन वो स्पीक टू हर अफेक्शनेटली। और उसकी एक टीचर थी, वो पहली ऐसी महिला थी जो उसको बहुत ही स्नेहपूर्वक उससे क्या की थी, बात की थी। अफेक्शनेटली का मतलब होता स्नेहपूर्वक, स्नेहपूर्वक उससे बात की थी। बाकी इससे पहले किसी ने भी उसके साथ इतनी सम्मान के साथ, उतनी मधुर आवाज के साथ बात की थी। सी एनकरेजेज हर टू स्पीक आउट हर नेम विदाउट एनी फियर। और जो उसकी टीचर थी, उसकी टीचर ने उसको एनकरेज किया था। एनकरेज करना मतलब उत्साह करना, उसको प्रेरित करना। उसकी टीचर ने उसको प्रेरित किया था उसका अपना खुद का नाम बोलने के लिए, बिना किसी भय के, विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के उसका अपना नाम बोलने के लिए उसको प्रेरित किया था। सी इनकैलकुलेट इन हर अ डिज़ायर टू लर्न। और उसने, उसके अंदर है कई सारी है चीज़ों को सीखने के अंदर, सीखने की वो इच्छा है वो जागृत की थी। हर टीचर्स अश्योर हर दैट वन डे सी वुड बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली लाइक एवरीवन एल्स इन हर विलेज। और उसकी टीचर थी, उसकी टीचर ने उसको ये भी आश्वासन दिया था। एश्योर का मतलब होता एश्योर, अश्योर का मतलब होता आश्वासन देना। उसकी टीचर ने उसको ये भी आश्वासन दिया था कि एक दिन वो भी क्या कर सकती हैं, जो गांव है, उसके गांव के अंदर बाकी सारे लोग हैं, उन सभी लोगों की भांति ही उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ वो क्या कर सकेगी, बोल सकेगी। ऐसा भी उसकी टीचर ने उसको आश्वस्त किया था, उसको भरोसा दिलाया था। हर गाइडेंस हेल्प हर बिकेम एन एजुकेटेड। उसकी जो गाइडेंस थी, उसके मार्गदर्शन ने उसको क्या बनाया था, एक शिक्षित महिला बनाई थी। एंड सेल्फ अवेयर गर्ल, और खुद के बारे में किस प्रकार से जागरूक हो सके, इस प्रकार की लड़की, इस प्रकार की महिला लड़की भी बनाई थी। इट इज़ हर प्रेजेंस इन बोलीज लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म बोली फ्रॉम ए डम काउ इन ए बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। और इस प्रकार से जो उसकी टीचर है, उस टीचर की उपस्थिति ने, उसकी टीचर की उपस्थिति के कारण है बोली का जो जीवन है, बोली का जीवन क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था, परिवर्तित हो गया था। फ्रॉम ए डम काउ यानी एक गूंगी गाय से किसके अंदर परिवर्तित हो गई थी वो, बोल्ड, एक निडर एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, एक आत्मविश्वासी लड़की के रूप में वो परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, जो लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड अर्थ वाली किताब से, न द बुक दैट सेव्ड अर्थ पार्ट है, नंबर पार्ट है सेकंड किताब का, वहाँ से। ठीक है, दे रखा है कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। यानी 20वीं शताब्दी है, उस 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था, ये दे रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर भी। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। जो कि 20वीं शताब्दी है, उसको अक्सर है किताबों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। वहाँ पर पुस्तकें थी, उन पुस्तकों के अंदर वो सारी चीज़ों के बारे में पुस्तकें थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलोज, यानी जो छोटी छोटी चींटी खाने वाले, चींटियों से लेकर के, उन चींटियों से लेकर बड़े बड़े जीवों तक, वो सारी उन चीज़ों के बारे में वर्णन कर रखा था। यानी उन किताबों के अंदर छोटे छोटे जीव, चींटियों से लेकर के बड़े बड़े जीवों के बारे में वो उसके अंदर वर्णन लिखा होता। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, ये जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें हैं लोगों को सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं, हाउ टू कैसे, वेन टू कब, वेयर टू कहाँ, एंड वाई टू और क्यों। यानी ये सारी की पुस्तकें हमें किसके बारे में जवाब देती है,
कब, क्यों, कैसे, कौन, इन सारी चीज़ों का जवाब हमें कौन देती है? वो पुस्तकें देती हैं। द इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, वो सारी की सारी पुस्तकें हैं, वो हमें शिक्षित करती हैं, एक नियमित रूप से पंक्चुअल बनाती हैं, पाबंदित बनाती हैं, एंड इवन डेकोरेटेड, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रकार से पढ़ाती लिखाती भी है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वो ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के अंदर किसने है पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन्स। मार्टिन्स का मतलब होता है मंगल ग्रह के वासी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा मार्टिन्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो पुस्तकें मिली थी उसके बारे में उन्होंने क्या है वो अनुमान लगाए थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये पुस्तकें क्या हैं? सैंडविच है, सैंडविच है ये पुस्तकें। फिर उन्होंने कहा सैंडविच नहीं, ये तो क्या है? कम्युनिकेशन सैंडविच है, यानी इसके माध्यम से लोगों से संचार होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये कम्युनिकेशन सैंडविच नहीं है, ये क्या है? आई कम्युनिकेशन है, ये आंखों के द्वारा इसके माध्यम से क्या होता है? संचार होता है। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाए थे, इसके बारे में बात कही थी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किताबें हैं वो किताबें धीरे धीरे किसकी जगह, किताबों की जगह क्या आ रही है? प्रतिस्थापित क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी जो पीडीएफ वगैरह आ रही है, जो डिजिटल किताबें आ रही है, ये इनकी जगह प्रतिस्थापित हो रही है। कैन वी डू अवे विद द बुक्स ऑल टुगेदर, क्या हम इन किताबों से दूर रह सकते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यस, आई थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उन किताबों की जगह धीरे धीरे क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रही है, जो डिजिटल पुस्तकें वो आ रही हैं। ई बुक्स एंड ई नोट बुक्स आर बीइंग यूज इन हायर, जो कि ई बुक्स है, ई नोट बुक्स है, वो ज़्यादातर मात्रा के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड धीरे 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 ये जो शिक्षा है किस ओर बढ़ रही है? टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, तकनीकी शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। आजकल है वो डिजिटल बोर्ड्स आ रहे हैं, डिजिटल किताबें आ रही हैं, जो बैग है, बैग्स के अंदर बोझ है वो भार है कम हो रहा है। एंड इन द फील्ड्स टू, हर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बुक्स आर आवर बेस्ट कंपनी, लेकिन जो किताबें हैं वो हमारे सच्चे क्या हैं? मित्र हैं। जो वास्तविक किताबें हैं, जो पन्ने होते हैं, किताबें होती है, ये किताबें हमारे क्या होती हैं? वास्तविक सच्चे मित्र होते हैं। दे नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस, ये किताबें हैं, किताबें हमसे किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं करते हैं। बट गिव अस अनलिमिटेड नॉलेज, लेकिन ये किताबें हमारे क्या है? साथी हैं। ये हमें कुछ भी नहीं मांगती, हमसे कुछ भी नहीं मांगती है, लेकिन ये हमें क्या देती हैं? असीमित मात्रा में क्या देती हैं? नॉलेज देती है, ज्ञान देती है। वी कैन कैरी अ बुक एनी टाइम टू रीड इट एनीवेयर, हम इन किताबों को कहीं पर भी पढ़ने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं, किसी भी समय ले जा सकते हैं। बट फॉर रीडिंग एन ई बुक वन हैज़ टू सिट स्टिफली इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और लैपटॉप, लेकिन हमें अगर ई बुक्स पढ़ना है, डिजिटल किताब पढ़नी है, तो हमें एक जगह टिक करके किसके सामने बैठना होगा? कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठना होगा। अपने साथ क्या रखना होगा? एक चार्जर रखना होगा, लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन इन किताबों को पढ़ने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक किताब है, किताब के अंदर खूब सारा नॉलेज हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई इसके अंदर। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है अगला, जो फर्स्ट किताब है फर्स्ट फ्लाइट से, उसके अंदर अमांडा वाली पोइम है। उस अमांडा वाली पोइम के अंदर क्या लिखा? वॉट कुड अमांडा डू इफ सी वर ए मरमेड, यदि अमांडा एक जल परी होती तो वो क्या करती है? तो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है इफ सी वर ए मरमेड सी कुड ड्रिफ्ट ब्लेसफुली इन ए लैंग्विड एंड एमरल्ड सी, यदि वह एक जल परी होती, मरमेड का मतलब होता है जल परी, यदि वो एक जल परी होती, सी कुड ड्रिफ्ट ब्लेसफुली, तो वो क्या कर सकती थी? बड़े ही आनंद के साथ उसके अंदर क्या कर सकती थी? वो तैर सकती थी। इन ए लैंग्विड एंड एमरल्ड सी, उस विशाल शिथिल समुद्र, हरे समुद्र के अंदर वो क्या कर सकती थी? तैर सकते थे, क्योंकि वहां पर उसको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। जिस प्रकार से एक जल परी होती है उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, बड़े आराम से, बड़े मनचाहे तरीके से वो उसके अंदर आनंद उठा सकती, तैर सकती, उसी प्रकार से अमांडा भी उस पानी के अंदर आराम से तैरना चाहती थी, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला लिखा है द ट्रीज पोइम से, इसके अंदर शायद और क्वेश्चन हो सकते हैं, वो अभी आगे आ जाएंगे। ठीक है,
अगला लिखा द ट्रीज पोइम। ट्रीज पोइम के अंदर क्या लिखा, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, सन ब्यूरी इट्स फीट इन द शेडो। यानी जो सूर्य है वो अपने पैर रूपी जो ब्यूरी इट्स फिट, यानी जो सूर्य है अपने पैर है वो गाड़ देता है कहाँ पर, इन शेडो, छाव के अंदर। एंड व्हाट कुड द पोइट मीन बाय द सन्स फीट, यहाँ पर सूर्य के पैर का क्या मतलब है, इन शब्दों का क्या मतलब, आपके ये जो छवि है सूर्य के पैर, ये क्या किस प्रकार की छवि आपके मन के अंदर आती है। देखो, द सन ब्यूरी इट्स फिट इन शेडो मीन्स, जो सूर्य हैं अपने पैर है छाँव में छुपा देते हैं, छाँव के अंदर गाड़ देते हैं, इसका मतलब यह है द रेज ऑफ द सन। और सूर्य के पैर कौन होते हैं, रेज ऑफ द सन, यानी सूर्य की किरणें ही सूर्य के क्या होते हैं, पैर होते हैं। आर द फीट ऑफ द सन, सूर्य की किरणें ही सूर्य के क्या है, पैर हैं। द रेज ऑफ द सन आर द फीट ऑफ द सन एंड इट कैन नॉट हाइड इट्स फीट इन द शेडो ऑफ अ ट्री, और वह अपने पैर को उस छाँव के अंदर नहीं छुपा सकते, क्योंकि जब वो किरण आएगी तो छाए वहां से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। यहाँ पर दे रखा है कि जो कवि है, कवि ने उन ब्रांचों की, उन शाखाओं की तुलना किससे की है। द पोइट कंपेयर द ब्रांचेस टू लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी जो कवि है उस कवि ने जो शाखाएं, उन शाखाओं की तुलना किससे की है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाल ही में ही हॉस्पिटल से जिस प्रकार से पेशेंट डिस्चार्ज होता है, वो मरीज है उसको छुट्टी मिलती है, वो अधमरा सा होकर के वो घर जाता है, इधर उधर हिल डुल के घर जाता है, उसी प्रकार से ये जो पेड़ भी है ये छत से रगड़ खा खा के अधमरे हो गए हैं, और वो भी किस ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला आंसर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, व्हाट हैपन्स टू द साइन, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। यदि ये पेड़ हैं, ये पेड़ घर से निकल कर बाहर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन्स क्या होगा, टू द हाउस उस घर को, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, यानी जब पेड़ घर से निकल कर बाहर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, when the trees move out from the houses, जब ये पेड़ है घर से निकल कर बाहर चले जाएंगे, then the forest will be full of trees, जब पेड़ घर से निकलकर जंगल के अंदर चले जाएंगे तो कौन भर जाएगा, जंगल है वो पेड़ों से भर जाएगा, वहां पर खूब सारे पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाई डू यू थिंक द पोइट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन द हर लेटर्स। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कवि है अपने उस लेटर के अंदर है पेड़ों के गमन के बारे में नहीं बताता, जो पेड़ है जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं ये क्यों नहीं बताता है वो अपने उस लेटर के अंदर। देखो इसका आंसर देखो, बिकॉज इफ द पीपल नो देयर द फॉरेस्ट इज अ फुल ऑफ ट्री, क्योंकि यदि ये लोग अगर जान गए कि जंगल वापस से पेड़ों से क्या हो गया है, भर गया है, जंगल के अंदर वापस पेड़ खूब सारे आ गए हैं, दे विल गो टू द फॉरेस्ट एंड कट ऑल द ट्रीज, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वहां पर जंगल के अंदर फिर से जाएंगे और वापस वहां से पेड़ों को क्या कर देंगे, काट देंगे, एंड फॉरेस्ट विल बी एम्प्टी अगेन, और फॉरेस्ट धीरे वापस जंगल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए वो उन सारे लोगों को अपने उस लेटर के अंदर किसी भी प्रकार के पेड़ों के गमन के बारे में नहीं बताना चाहता है। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फोरेन ग्रेगरी वाली पोइम है जो 10वीं पोइम है। ठीक है, उसका क्वेश्चन दे रखा, व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर, जो कि उस जवान महिला है, उस जवान महिला के बालों का कलर कैसा है, एंड व्हाट डज सी कैन चेंज इट टू, और वो क्या कहती है इसको बदलने के बारे में, एंड वाई कुड सी वांट टू चेंज, और वो इससे बदलना क्यों चाहती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पोइम का, शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में क्या लिखा, द यंग वुमन्स कलर इज हनी और गोल्डन कलर, जो कि उस महिला है उस महिला के बालों का रंग कैसा है, हनी। हनी कैसा होता है, हनी होता है शहद, शहद का यानी पहले पीला रंग होता है, यानी उसके बालों का रंग कैसा है, पीले कलर का। एंड गोल्डन कलर, गोल्डन का मतलब क्या था, सुनहरा रंग, और सुनहरा कैसा, सोने जैसा पीला। उसके बालों का रंग कैसा है, ब्राउन कलर का है, पीले कलर का है, गोल्डन कलर है, हनी कलर है। एंड शी वुड चेंज इट टू बैक, और वो उसको वापस क्या कर देगी, चेंज करवा देगी इसको। ब्राउन कैरेट एंड
कलर। और वो किसके अंदर चेंज करवा देगी, वो उसको चेंज करवा देगी ब्राउन एंड कैरेट कलर, गाजरी रंग के अंदर इसको परिवर्तित करवा देगी। सी वॉन्ट्स टू चेंज इट, वो इसको परिवर्तित करना चाहती है, बिकॉज क्योंकि सी वॉन्ट्स एनी वन टू लव हर फॉर हर पर्सनल क्वालिटी एंड इनर वर्च्यूज। क्योंकि वह क्या चाहती है, वह चाहती हैं कि एनी वन टू लव हर फॉर हर पर्सनल क्वालिटीज, कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे प्यार करे तो उसके आंतरिक गुणों के कारण प्यार करे, उसके खुद के गुण के कारण उसको प्यार करे। इनर वर्च्यूज आंतरिक गुण, और पर्सनल क्वालिटी यानी उसके व्यक्तिगत जो गुण होते हैं उन व्यक्तिगत गुणों के कारण उससे प्यार करे। नॉट फॉर हर हेयर कलर, ना कि उसके बालों के कारण प्यार करे। यानी कोई भी व्यक्ति उससे प्यार करे तो उसके रंग रूप को देखकर, उसके बालों को देखकर उसे प्यार ना करे, बल्कि उसके गुणों को देख करके, उसके आंतरिक गुणों को देख करके उसे प्यार करे, बस यही चाहती है। इसलिए वो उस बालों को क्या करना चाहती हैं, परिवर्तित कर देना चाहती हैं। अगला दे रखा है चौथी पोइम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, क्वेश्चन का है। ठीक है, इस पार्ट के पहली किताब के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, वो अपने परिवार का संक्षिप्त विवरण वहां पर क्यों देती हैं। सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट हर स्टोरी विदाउट एनी हेजिटेशन, ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात पर विश्वास कर सके। इसलिए वह अपने क्या देती है, परिवार का विवरण देती है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये तो क्या है, झूठी कहानी है। लेकिन अगर वो अपने परिवार के बारे में बताती हैं तो लोगों को हाँ विश्वास होगा, हाँ उसका परिवार था, उसकी दादी थी, उसकी बहन थी, उसके पिताजी थे, उसकी माँ थी, और वहाँ पर वो छुपे हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कहानी बताएगी तभी लोगों को क्या होगा, विश्वास होगा। अगला दे रखा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, 5वां चैप्टर पहले किताब का, उसके अंदर दे रखा है अ बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट है। ठीक है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, यानी क्या वास्तव में ब्रेड मेकिंग है, जो ब्रेड है बनाने वाले लोग हैं, वो ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, जो कि ब्रेड मेक करना बनाना वास्तव में पॉपुलर है गोवा के अंदर। हाउ डू यू नो, आप ये कैसे बता सकते हैं कि ब्रेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। देखो, यस, हाँ, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, गोवा के अंदर है ब्रेड बनाना वास्तव में बहुत ज़्यादा अब भी क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, जो कि मैरिज के जो गिफ्ट्स होते हैं वहाँ पर, शादी के जो गिफ्ट्स होते हैं, विदाउट मीनिंगलेस, वो क्या हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। जो गिफ्ट्स होते हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं कब, विदाउट द स्वीट ब्रेड। अगर शादी के अंदर वहाँ पर अगर जो ब्रेड अगर गिफ्ट के रूप में ना दे तो वहाँ पर शादी का गिफ्ट क्या माना जाता है, कोई मतलब नहीं माना जाता है। अ पार्टी और ए फिस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, और एक पार्टी होती है, वो पार्टी अपना आकर्षण खो देती है कब, जब उस पार्टी के अंदर क्या नहीं होता है, ब्रेड नहीं होती है। जब उस पार्टी के अंदर ब्रेड ही नहीं होगी तो उसका आकर्षण वो खो जाएगा, वहाँ पर उस पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जो कि उस घर की जो महिलाएं हैं, वो उस घर की महिलाएं हैं, वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के ऊपर, शादी की जो एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, उस समय वो क्या करती है, सैंडविच बनाती है, ब्रेड बनाती हैं। और फिर द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, जो बेकर्स होते हैं, जो पाव बनाने होते हैं, उनकी भट्टियां हैं, उन गाँवों के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी क्या होती हैं, आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उनके। एंड दिस वी कैन सी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रेड मेकिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या था, फेमस था। और ये भी लगा सकते हो कि वहाँ पर जो गोवा के अंदर है जो भट्टियाँ हैं, फर्नेसेज है, वो अभी भी वहाँ पर क्या है, मौजूद है। हाँ, भट्टियों के अंदर वो अब भट्टियों के अंदर वो आग अभी तक बुझी नहीं है, क्योंकि अगर उनके हो सकता है उनके पिताजी अब जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे हैं, वो अब उनके धंधे को, उनके प्रोफेशन को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी उस इस आंसर के अंदर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला दे रखा है वेर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है, तो कुर्ग इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग कहाँ पर है, कुर्ग है मैसूर और मैंगलोर के तटवर्ती इलाकों के बीच में। कोस्टल का मतलब होता है तटवर्ती इलाका। कुर्ग और कोडागु दोनों एक ही नाम है। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का एक छोटा सा क्या है, जिला है। ठीक है, ये हो जाएगी इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन देखते हैं।
28वां क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपल्स डिसेंड, यानी जो कोडागु है, कुर्ग लोग हैं, उन कुर्ग लोगों के वंशज के बारे में क्या कहानी है। डिसेंट का मतलब होता है वंशज, उनके वंशज के बारे में क्या कहानी प्रचलित है वहां पर। देखो, दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, और ऐसा समझा जाता है कि संभवतः वो कहाँ से हैं, ग्रीक और अरब वंशज के लोग हैं, ग्रीक और अरब वंशज के लोग हैं। आगे लिखा कि इट इज बिलीव्ड दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, यानी ऐसा भी विश्वास किया जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी अलेक्जेंडर की जो सेना थी उस अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग है मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, वो किस तरफ चला गया था, उस दक्षिणी किनारे के पास चला गया था। एंड सेटल्ड देयर, और वहीं पर वो क्या हो गए थे, रहने लगे थे। एंड व्हेन इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिटर्न, एंड जब उनका वहाँ पर वापस लौटना क्या हो गया था, दुर्गम हो गया था, तो वो इसलिए माना जाता है कि वो कौन के थे, अरब लोगों के और ग्रीक लोगों का वंशज माना जाता था। ठीक है, और फिर अगला दे रखा है कि द पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के लोगों के बारे में विशेषता क्या है। देखो, these peoples marrying amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition. These peoples married amongst the locals, यानी उनके जो लोग होते हैं, उनके लोग अपने खुद के स्थानीय लोगों के बीच में ही क्या करते हैं, शादी वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों का रिश्ता कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने खुद की बस्ती के, अपने खुद के इलाके के लोगों के बीच में ही वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादी वगैरह करवा देते हैं, उन्हीं से वो रिश्ता जोड़ते हैं। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट, उनके जो संस्कृति है, कल्चर है, कल्चर का मतलब संस्कृति, अपरेंट का मतलब एकदम स्पष्ट है, खुली है, उनकी जो कल्चर है, संस्कृति एकदम खुली हुई है। इन द मार्शल ट्रेडिशन, क्या है उनकी कल्चर संस्कृति, क्या है, मार्शल ट्रेडिशन, लड़ाकू परंपरा है, यानी उनके जाति के लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, लड़ाकू थे। मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, और जो शादी है और उनके धार्मिक जो रीति रिवाज है, रिलीजियस राइट्स का मतलब होता है धार्मिक रीति रिवाज, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू की जो रीति रिवाज थे, हिंदू के जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों की से पूरी तरीके से क्या थी, अलग थे उनके धार्मिक रीति रिवाज और शादी के रीति रिवाज। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, अगला दे रखा द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी एंड स्पीसीज, जो कि कुर्ग की मुख्य फसल क्या है, कॉफ़ी एंड स्पीसीज, कॉफ़ी और मसाला है। ठीक है, याद रखना है। अगला दे रखा है वोट आर टू लीजेंड्स अबाउट, फेमस लीजेंड्स अबाउट द टी, यानी चाय के बारे में दो दंत कथाएं क्या प्रचलित है, वो बतानी है। लेजेंड्स का मतलब होता है दंत कथाएं। आगे दे रखा उसके बारे में दो दंत कथाएं प्रचलित है, कौन कौन सी हैं। एक तो देखो, एक तो दे रखी है चाइनीज दंत कथा और एक दे रखी है भारतीय दंत कथा। वो देखते हैं, पहले चाइनीज दंत कथा देखते हैं। द वन अबाउट द चाइनीज एम्प्रोर, एक दंत कथा किसके बारे में है, चाइनीज एम्प्रोर के बारे में है, चाइनीज जो सम्राट है, शासक है, उनके बारे में दे रखे हैं। वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वो चाइनीज सम्राट क्या करता था, हमेशा पानी पीने से पहले क्या करता था, पानी को उबालता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अराउंड अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, एक बार क्या हुआ था कि जो पानी उबल रहा था, उस पानी के नीचे जो टहनियाँ, जो पत्तियाँ जल रही थी, वो पत्तियाँ उड़ कर के किसके अंदर गिर गई थी, जो पानी उबल रहा था उस पानी के अंदर गिर गई थी, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और लेकिन जब उसने उसको पिया वो पानी, तो पानी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा क्या लगा, डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट लगा था। इट इज सेड देवर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो उस समय की पत्तियां किसकी थी, वो चाय की पत्तियां थी। एक तो यह अवधारणा हो गई। दूसरी अवधारणा क्या है, भारतीय दंत कथा है, बौद्ध धर्मा, बौद्ध धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, यानी बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के धर्म के बारे में है। कौन सी है, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एक प्राचीन बुद्ध साधु था, बुद्ध साधु था, एस्थेटिक का मतलब होता साधु, एक बुद्ध साधु था। कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने क्या कर दी थी, अपनी पलकें है वो काट दी थी। आईलेट्स, आईलेट्स का मतलब होता पलकें,
और आईलेट से अपनी पलकें वो काटती थी बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो ध्यान लगाता था तो उस ध्यान के कारण उसको क्या आ जाती थी, हमेशा नींद आ जाती थी। एंड टी प्लांट्स ग्रीव आउट 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलेट्स। जब उसने वो आईलेट्स यानी जो अपने पलकें काटी, पलकें काट करके उसने क्या कर दी, वो ज़मीन पर फेंक दी थी। ज़मीन पर फेंकने के कारण, उन ज़मीन पर फेंकने के कारण वहाँ पर क्या हो गई थी, 10 चाय के पौधे उगे थे। और द लीव्स ऑफ द डीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब गर्म पानी के अंदर है उन पौधों की पत्तियां डाली गई थी। एंड ड्रंक, और पी गई थी बेनीज स्लिप, तो उसकी नींद क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। तब ये कहा जाता था कि वो पत्तियां किसकी थी, चाय की थी। ओके, आगे देखो। एग्जाम में हो सकता है ये अलग अलग पूछे। अगर चाइनीज चाय की दंत कथा के बारे में पूछे तो आपको ऊपर वाली लिखनी है, और भारतीय दंत कथा के बारे में पूछे तो आपको ये नीचे वाला लिखना है। ठीक है, अगला दे रखा मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम बस की सवारी करती है, इसके बारे में देखो। यहाँ पर पहला कहता है, पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का सबसे पसंदीदा समय व्यतीत करने का तरीका कौन सा था। दे रखा पहला, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, उसका पसंदीदा समय व्यतीत करने का तरीका क्या था, उसका जो घर का दरवाजा था उस घर के दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाना, सामने खड़ी हो जाना, फर्क घर के दरवाजे के सामने बीच में खड़े हो जाना। एंड वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली के अंदर क्या घटनाएं घटित हो रही है उन सबको देखना, ये उसका सबसे पसंदीदा समय व्यतीत करने का तरीका था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, जो कंडक्टर है वो कंडक्टर वली को मैडम नाम से क्यों बुलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द कंडक्टर कॉल वली मैडम, जो कंडक्टर है वो उस वली को मैडम नाम से बुलाता है बिकॉज क्योंकि सी टॉक्स एंड बिहेव लाइक वेरी ग्रोन अप लेडी, क्योंकि वो बातें हमेशा और व्यवहार है हमेशा। द कंडक्टर कॉल वली बिकॉज क्योंकि सी टॉक्स एंड बिहेव लाइक वेरी ग्रोन अप लेडी, क्योंकि वो हमेशा बातें और व्यवहार इस प्रकार से करती थी जैसे वो एक बहुत ही बड़ी महिला हो गई थी। शी टॉक्स टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समझदारी की बातें करती थी। सो ही सेड दिस, इसलिए उसने कहा था कि ये क्या कहा था उसको, मैडम जी कहा था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला दे रखा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है। उसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन लिखा कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, जो सेरेमनीज है, जो उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो सेरेमनी है, जो उद्घाटन समारोह है, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, बहुत ही अच्छा प्रकार से पत्थरों से बना हुआ एक थिएटर के आकार का एम्पी थिएटर, जिस प्रकार से एक क्रिकेट का मैदान होता है, जैसे बीच में मंच हो गया, चारों ओर सीटें लगी होती है वो एक सीढ़ियों का आकार में, उसी प्रकार से वहाँ पर क्या था, एक मंच था जो एम्पी थिएटर था, थिएटर के समान था, सिनेमा घर की तरह था, जो सीढ़ियाँ का आकार में क्या लगी थी, सीटें लगी थी, वहाँ पर उद्घाटन समारोह हुआ था। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि कहाँ पर बना था, प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग के अंदर वो बना था, उस जगह उस उद्घाटन समारोह का हुआ था। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हाउ कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 10 मई का दिन है, साउथ अफ्रीका के अंदर वो ऑटम्स का डे है, पतझड़ का दिन है, ये आप कैसे कह सकते हैं। देखो इसका आंसर भी, इसका आंसर लिखा है ग्लोबली साउथ अफ्रीका इज सिचुएटेड इन साउथर्न हेमिस्फेयर, जो कि भूगर्भीय रूप से, एक भौगोलिक रूप से जो साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पर स्थित है, साउथर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। सो द ऑटम्स कम्स हियर इन मे मंथ, इसलिए वहाँ पर जो ऑटम्स है, पतझड़ ऋतु, वहाँ पर कब आती है, मई के महीने में आती है। एंड 10 मई साउथ अफ्रीका बिकेम फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द वाइट रूल्स, एंड 10 मई के अंदर ही, 10 मई के दिन ही वहाँ पर क्या हुआ था, 10 मई के दिन ही साउथ अफ्रीका है
जो अंग्रेजों की गुलामी से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, मुक्त हुआ था। स्लेवरी का मतलब होता है बंधन, वाइट रूल्स यानी जो गोरे लोग हैं उन गोरे लोगों के बंधन से, उन गोरे लोगों के नियमों से, उन गोरे लोगों के सरकार से मुक्त हुआ था। सो इट सेड, इसलिए कहा गया था कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर 10 मई का कौन सा दिन था, पतझड़ दिन था। ठीक है। और अगला है क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द साउथ अफ्रीका फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड। उन्होंने कहा कि ये जो साउथ अफ्रीका की सुंदर भूमि है, ये सुंदर भूमि कभी भी आने वाले टाइम के अंदर कभी भी वापस ऐसा नहीं होगा। विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी साउथ अफ्रीका की जो भूमि है आने वाले समय के अंदर कभी भी ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होगा कि कोई आकर के गुलामी करे और लोगों को प्रताड़ना दे। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के वापस किसी व्यक्ति को प्रताड़ना नहीं देगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ के लोग किसी प्रकार का कोई जो अत्याचार है सहन वापस नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा था उस फ्यूचर के लिए। एंड द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और जो साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन है, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर कभी भी वापस सूर्यास्त नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। यहाँ पर मंडेला ने किस प्रकार की दो कर्तव्य के बारे में बताया है। यहाँ दे रखा है, इन एवरी लाइफ इन एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी प्रत्येक मानव के शरीर में, प्रत्येक मानव के जीवन के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर है दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, यानी एक कर्तव्य तो होता है उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसके पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य किसके प्रति होता है, उनके लोगों के प्रति होता है। हिज कम्युनिटी, उनके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, उनके देश के प्रति होता है। यानी एक तो कर्तव्य उनके परिवार के प्रति, दूसरा कर्तव्य उनके देश के प्रति होता है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, एज ए स्टूडेंट, यानी एक लड़के के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए एक आज़ादी का मतलब क्या था। एंड हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिस्टिव फ्रीडम, ये बदलने वाली जो स्वतंत्रता है ये किस प्रकार से विरोधाभासी है। विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो कि एक सामान्य और एक आधारभूत फ्रीडम से किस प्रकार से अलग है, वो भी बताना है। ठीक है, देखो, एज ए बॉय ही वांटेड टू बी फ्री इन एवरी वे। जब वो नेल्सन मंडेला बच्चा था, एक छोटे से बच्चे के रूप में थे, एक बालक के रूप में थे, तब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अकेला आज़ाद रहूं, मैं आज़ाद रहूं बस, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं था। देट ही कुड नो, जितना वो जानते थे उस सब प्रकार से वो अपने खुद एक व्यक्ति के रूप में आज़ाद रहना चाहते थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, वो चाहते थे कि मैं अपनी माँ की झोंपड़ी है उस झोंपड़ी के आसपास एकदम पूरी आज़ादी के साथ घूम सकूं। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और वहाँ पर जो मेरे गांव के अंदर जो नदी बहती है उस नदी के अंदर मैं बड़े ही आज़ादी पूर्वक बिना किसी रोक टोक के वहाँ पर मैं उसके अंदर क्या कर सकूँ, तैर सकूँ। एंड फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और वो ये भी कहते हैं कि रात को तारों के नीचे, रात्रि के समय तारों के नीचे मैं खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान में क्या कर सकूं, मैं वहाँ पर जो मक्के होते हैं उन मक्कों को मैं भून सकूं। एंड राइड द ब्रॉड बैक स्लो मूविंग बुल्स, और जो मेरे घर की जो पास भैंस है, मेरी भैंस है, मेरे वहाँ के जो भैंस है, उस भैंस की चौड़ी पीठ पर मैं बैठकर आराम से घूम सकूं। ये वो खुद के रूप में चाहते थे। एक जब वो बालक थे तो अपनी खुद की आज़ादी चाहते थे एज ए स्टूडेंट। जब वो विद्यार्थी बने, ही वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब वो विद्यार्थी बने तो अपने खुद के लिए क्या बनना चाहते थे, आज़ाद बनने चाहते थे। द ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू से आउट एट नाइट,
जो बदलती हुई ये आज़ादी है, बदलती हुई आज़ादी क्या है? एबल टू स्टे एट नाइट, रात्रि के समय भी बाहर ठहरना, बाहर ठहरने के योग्य होना। एंड रीड वॉट आई प्लीज़ एंड गो वेयर आई चूज़, वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो बस मैं पढ़ सकूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं जा सकूँ। इस प्रकार की वो क्या है, उनकी ट्रांजिस्टरी फ्रीडम। और जब वो एक एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हो गए थे, महान व्यक्ति हो गए थे, एक युवा व्यक्ति हो गए थे, तब उनके मन के अंदर वो स्वतंत्रता के प्रति, आज़ादी के प्रति क्या भावना रही थी? जब वो बड़े व्यक्ति हो गए थे, साहसी व्यक्ति हो गए थे, तब उनके मन के अंदर आज़ादी के प्रति भावना रही कि जिस प्रकार से मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, उसी प्रकार से मेरे लोग भी क्या रहे, आज़ाद रहे। मेरे लोगों के अंदर भी मेरे लोगों के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई बंदी से न रहे, वो किसी भी प्रकार के गुलाम न रहे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? अगला दे रखा है यहाँ पर, डज मंडेला थिंक्स द ऑप्रेसर इज फ्री एंड वाई नॉट? क्या मंडेला ऐसा सोचते हैं कि जो ऑप्रेसर होता है, उत्पीड़क होता है, जो दूसरों को पीड़ा देने वाला व्यक्ति होता है, वो आज़ाद होता है? और क्यों नहीं? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं? देखो, अ मैन वो टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ये व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीनता है, इज ए प्राइजनर ऑफ हेटर्ड, जो व्यक्ति दूसरों की आज़ादी छीनता है वह व्यक्ति भी गुलाम होता है, वह व्यक्ति भी कैद होता है। किसका? ऑफ हेटर्ड, यानी घृणा का कैद होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर वो अत्याचार करेगा, जिस व्यक्ति को गुलाम बनाएगा, उसकी घृणा का कैदी कौन बनेगा? वो अत्याचार करने वाला व्यक्ति बनेगा। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह उसकी अवधारणाओं के कैद के अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उनकी अवधारणाओं की सलाखों के पीछे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी संकीर्ण मानसिकताओं के कारण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। संकीर्ण मानसिकताओं के अंदर गिर जाएगा वो। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जो उत्पीड़क होते हैं, जो पीड़ा देने वाला होती है, वो उसी प्रकार से हैं जो मानव की, जो मानवता को लूट लेते हैं, ये उसी प्रकार से होता है। जिस प्रकार से चोरी करते हैं, लूट पार करते हैं और वो कैदी बन जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या होते हैं? कैदी बन जाते हैं। अगला देखो, अगला दे रखा है, द प्रोपोजल वाला पार्ट है, नंबर पार्ट, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। यहाँ पर दे रखा है नतालिया के करेक्टर स्केच के बारे में। नतालिया इज 25 ईयर्स ओल्ड, नतालिया कितने साल की हैं? 25 साल की हैं। सी इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, वो एक शानदार, बहुत ही अच्छी गृहिणी भी हैं। हाउस कीपर का मतलब गृहिणी। नॉट बैड लुकिंग, वो ज़्यादा बुरी भी नहीं दिखती हैं। सी इज़ ब्यूटीफुल, वो क्या है? सुंदर है। एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, और बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हैं। सी इज़ ए शॉर्ट टेम्पर्ड एंड क्वालसम, वो थोड़ी क्या है? थोड़े जल्दी गुस्सा होने वाली है। शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर का मतलब जल्दी गुस्सा होने वाली लड़की है। एंड क्वालसम, थोड़ी क्या है? झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। एंड से थिंक्स, वह सोचती हैं कि हर फैमिली इज सुपीरियर टू अदर्स, यानी वो सोचती है कि उसका परिवार सब लोगों के परिवार से क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब बहुत ही अच्छा। सी लव्स टू लुमोव सीक्रेटली, और वह लुमोव से प्यार भी करती हैं, वो भी किस प्रकार से? सीक्रेटली, यानी गुप्त रूप से प्यार करते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये हो गया नतालिया का करेक्टर स्केच। और आगे दे रखा है करेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, लोमोव का करेक्टर स्केच बताना है। ठीक है, तो ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का है? 35 साल का है। ही इज़ सफर्ड फ्रॉम पैल्पिटेशन, वो किससे पीड़ित है? दिल की बीमारी से पीड़ित है। ही इज़ वेरी एक्साइटेबल, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति हैं। एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और बहुत ही जल्द ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। ही वॉन्ट्स ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, वह अपने जीवन के अंदर एक क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, एंड रेगुलर लाइफ, और एक नियमित जीवन जीना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मैरी नतालिया, वो नतालिया से क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। ही कांट स्लीप कामली, और वो शांति से सो नहीं सकता, क्योंकि जब वो सोने के लिए जाता है तो उसके हाथ के अंदर क्या लगते हैं? झटके लगते हैं। ठीक है, ये दे रखा है इसका। और आगे देखो, अब अगला है, अगला जो बाकी वाले क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वाले वीडियो के अंदर मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से, शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। इनका
हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और एग्ज़ाम के अंदर इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आप बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चनों को पढ़ें और समझें, बार बार देखें, ताकि आपका बार बार क्या होता रहे, रिवाइज होता रहे, रिवीजन होता रहे, और आपको अच्छे से क्या आ सके, समझ में आ सके। ठीक है, बाकी अगले वीडियो के अंदर मैं वो बाकी वाले क्वेश्चन समझाता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम। और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए भी ये समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है।